हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। दोस्तों, स्वागत है आपका अलीज़ वेटनरी विजडम में। जो भी काम या बिज़नेस या पढ़ाई कुछ भी हम जो करते हैं उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं। कई बार उन परेशानियों का हल हमें मिल जाता है और कई बार नहीं मिलता है। इसी तरीके से लेयर न्यूट्रिशन में भी कुछ बातें होती हैं जो चिंताजनक होती हैं और हमेशा बार बार वो आती रहती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं को हम इस वीडियो में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। लेयर न्यूट्रिशन एक बहुत एक वास्ट साइंस है, बहुत फैली हुई एक विज्ञान है और इसमें डेली नई रिसर्चेज होती रहती हैं। तो इसका नॉलेज रिपोजिटरी भी बहुत ह्यूज है। और अगर हम कुछ न्यूट्रिशनल इश्यूज़ को मेंशन करें यहाँ पर एग इंडस्ट्री में, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट, जेनेटिक कंपनीज़, फीड मिल्स, वेटनेरियंस या फार्मर जिन पे फोकस करते हैं, तो उनमें कुछ इश्यूज़ ऐसे निकल के आते हैं जो कि मतलब सबके लिए एक सरदर्द बने हुए हैं। जो भी न्यूट्रिशनिस्ट इन्वॉल्व हैं लेयर न्यूट्रिशन में, वो इन प्रॉब्लम्स से जूझते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ कॉन्स्टेंटली लेयर फार्मिंग में शो होती रहती हैं, लेकिन बल्कि इनका कोई सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट ना करें या उस सब पे ध्यान ना दें तो आप को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है लेयर फार्मिंग में। तो सबसे पहला इशू जो यहाँ पर आता है वो एग शेल क्वालिटी का रहता है। ये एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। इसके लिए एग शेल क्वालिटी के लिए कई चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं वो अर्ली लेयर न्यूट्रिशन में से जुड़ी रहती हैं। मतलब जब लेयर ग्रोइंग स्टेज में होती है उस टाइम कैल्शियम का न्यूट्रिशन कैसा हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे इसमें मेजर इशू क्या आता है कि जैसे जैसे मुर्गी की एज बढ़ती है, हैन की एज बढ़ती है, तो वो उसका अंडे का साइज़ बड़ा होता जाता है, लेकिन उसकी कैल्शियम डिपॉजिट करने की जो कैपेसिटी होती है अंडे के ऊपर वो नहीं बढ़ती है। वो छोटे अंडे पे भी 2 ग्राम फॉर एग्जांपल कैल्शियम डिपॉजिट करती है, बड़े अंडे पे भी 2 ग्राम करती है। तो उससे क्या होता है ना कि जब अंडा बड़ा होता है तो शेल थिन होती चली जाती है, तो उससे एग ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे नुकसान होने लगता है। और ये कंडीशन और बुरी हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे हैन की एज बढ़ती है तो उसकी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की जो एफिशिएंसी होती है इंटेस्टाइन से, वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें मतलब एग का साइज़ कंट्रोल करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और साथ साथ हमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को भी बूस्ट करना पड़ता है, विटामिन डी वगैरह का इंक्लूजन करके डाइट में। तो ये मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कैल्शियम लेवल की कि फ़ीड के अंदर वो कितना जा रहा है। इसी वजह से लेयर फीड जो फेज़ 2 के होते हैं उनके अंदर ग्रेट या कैल्शियम का वो बढ़ा देते हैं। तो उस साइज़ को कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है जैसे जैसे हैन की एज बड़ी होती है। तो इसका हम डिटेल देखेंगे किसी वीडियो में। कैल्शियम साइकिल के ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है कि लेयर्स में हम क्या यूज़ करें, सबसे बढ़िया क्या है, पैलेट्स, मैश या क्रम्बल्स। तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका कोई मतलब एक जवाब नहीं है। ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि फार्म किस कंडीशन में है, एग का रेट क्या है, इन सब चीज़ों पे। मैश ऑब्वियसली चीपर रहता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन इसे मतलब सेपरेट करके मुर्गी खाती है। अगर आपने मक्का को ग्राइंड अच्छे से नहीं किया है और वो अलग अलग दिख रही है तो वो सेलेक्टिव फीडिंग हो जाती है। पैलेट्स ऑब्वियसली रिकमेंडेड हैं उन स्ट्रेन्स के लिए जिनकी भूख कम होती है, लो एपेटाइट स्ट्रेन्स होती हैं, या फिर मौसम ऐसा है जैसे गर्मियाँ हैं तो उसमें फीड ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो आपको कंसंट्रेटेड देना है तो पैलेट्स अच्छा रहता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव पड़ता है थोड़ा। क्रम्बल्स हर कंडीशन में अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये भी वही बात है कि ये फिर एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, तो वो फार्म की कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ता है। तो क्रम्बल सबसे बढ़िया है, फिर उसके बाद पैलेट, फिर मैश। एग साइज़ इज़ अ डबल एज प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे एग हैन की एज बढ़ती है तो एग साइज़ बढ़ता है, लेकिन जो फ्रेश एग मार्केट होते हैं जहाँ पे अंडा बिकता है
वहाँ पर बड़े अंडे को प्रेफर किया जाता है, लेकिन इसकी शेल जो होती है वो थिन होती है। और बड़े अंडे में से जो बड़े अंडा बनाने के लिए बॉडी रिजर्व्स भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए। तो अगर उसे हम एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, उसकी ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तो हैन की जो बॉडी वेट है या वो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो क्लच साइज़ छोटा हो जाता है, पॉज बढ़ जाता है, अंडा नहीं देती है उतना फ्रिक्वेंटली फिर वो। तो जो ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो एक अपर एग साइज़ को लिमिट कर देते हैं, उसकी एक मतलब एक बाउंड्री बना देते हैं कि उससे बड़ा एग वो नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एग साइकिल लॉन्ग चलती है, मतलब हैन की जो प्रोडक्टिव एज है वो बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिन्हें हैवियर एग्स चाहिए, उनका मार्केट अलग है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो प्रोडक्टिव एज होती है हैन की वो कम हो जाती है, मतलब वो कम अंडे देती है, फिर हैवियर तो देगी लेकिन कम अंडे देगी। तो यहाँ पर जो मेन गोल होता है, मेन मीन्स टूवर्ड बोथ गोल्स, कि साइज़ भी ठीक रहे और उसकी एज भी, मतलब प्रोडक्टिव एज भी मतलब ऑप्टिमम हो। तो उसके लिए जो प्रोटीन है या मिथ्योनिन न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि जितना जितना हम मिथ्योनिन डाइट में बढ़ाते हैं, अंडे का साइज़ उतना बढ़ता चला जाता है। तो प्रोटीन का अमाइनो एसिड प्रोफाइल क्या है, सोया यूज़ कर रहे हैं, मस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं, MBM यूज़ कर रहे हैं, ब्लड मील है, तो वो अमाइनो एसिड प्रोफाइल डिफ़र करता है। तो और मिथ्योनिन को कंट्रोल करके हम एग साइज़ को कंट्रोल करना चाहिए अगर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है एग साइज़। फिर आता है समर हीट डिस्ट्रेस। ये इशू एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर इंडिया में ये रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया में तो 12 में से 8 महीने गर्मी रहती है, और अगर हम साउथ की तरफ जाते रहें तो वहाँ पे तो गर्मी मतलब और भी बढ़ जाती है, वहाँ पे ठंड का मौसम कम ही रहता है। तो और हीट वेव वाली कंडीशन में क्या रहता है कि मुर्गी कम दाना खाती है और उसका अंडे का प्रोडक्शन कम हो जाता है और एग का साइज़ भी कम हो जाता है। तो या तो आप फार्म की फैसिलिटीज़ को अच्छा करें, इम्प्रूव करें, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, लेकिन न्यूट्रिशन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आजकल क्या हो गया है कि एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड बनने लगे हैं, लेकिन पीक ह्यूमिड समर्स, मतलब जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी वर्किंग यहाँ पर थोड़ी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो भी कई जगह देखा गया है कि वो फार्म्स भी वहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को, लेयर को इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो प्राइमरी अटेंशन जो हमें इसमें देनी चाहिए वो फीड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिसे डीकैट बैलेंस कहते हैं, डाइटरी कैटायन एनायन बैलेंस। तो उसे हमें मतलब कंसीडर करना चाहिए फीड बनाते टाइम। और कुछ एडिटिव्स भी होते हैं, जैसे बीटेन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, उन्हें भी वाटर के थ्रू एडमिनिस्टर करना चाहिए, जिससे ये हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। लोग क्या करते हैं कि जो नाइट है या कूलर आवर्स होते हैं, जो ठंडे टाइम होता है दिन का, उसमें प्रेफर करते हैं नाइट के टाइम कि लेयर की फीडिंग कराई जाए। लेकिन ये भी कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि एग फॉर्मेशन साइकिल जो होती है ना, वो इससे इंटरफेयर करती है, क्योंकि एग में जो यॉक या एल्ब्यूमिन डिपॉजिट हो रहा है वो दिन के समय होता है, कैल्शियम नाइट के टाइम होती है। अगर उस टाइम आप फिर एनर्जी उसे प्रोवाइड करते हैं तो वो थोड़ी सी एग बनने में दिक्कत आती है। तो ये समर हीट डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम्स हैं। 5वां नंबर आता है फेदर पिकिंग का, जो वेंट पिकिंग या फेदर पिकिंग होने लगती है। तो ये या तो लैक ऑफ स्पेस की वजह से, स्पेस उसे इतना नहीं है, बोर्डम की वजह से भी होता है। लेकिन ये केज फ्री हैंस में भी देखी गई है ये प्रॉब्लम फेदर पिकिंग की, इवन ब्रॉयलर्स में देखी जाती है। तो वहाँ पर यही इसका एक रीज़न है कि या तो डाइट में अमाइनो एसिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, प्रोटीन कम है, या स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं वो इम्बैलेंस हैं। तो हमें मिनरल और अमाइनो एसिड प्रोफाइल चेक करना पड़ता है ऐसी डाइट्स का जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। और मतलब 70-80% टाइम्स ये डाइट की प्रॉब्लम होती है।
और अगर कोई और प्रॉब्लम भी है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उसे भी फिर हमें देखना पड़ता है। अगर डाइट को करेक्ट करने से या उसका प्रोफाइल चेक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हमें फिर मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, लाइट इंटेंसिटी या उस सब को। तो कुछ एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं इसे कम करने के लिए। डाइट में सोडियम को बैलेंस किया जाता है, या पानी में सॉल्ट देने लगते हैं, अमीनो एसिड है, मिथ्योनिन है, तो इससे भी ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती है। तो फेदर पिकिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू है लेयर फार्मिंग में। प्री लेयर डाइट, प्री लेयर डाइट क्या है कि जैसे वो ले करना अंडे देने का मतलब उसका टाइम शुरू होने वाला होता है 18 हफ्ते के बाद, तो 2 हफ्ते के लिए हाई कैल्शियम डाइट उसे दी जाती है। मतलब ग्रोअर स्टेजेस में तो कैल्शियम हम इतना नहीं देते हैं, 0.9% कैल्शियम होता है, लेकिन उसके बाद कितना होता है 2.5 कर देते हैं प्री लेयर डाइट में। तो इससे ये रहता है कि उसका कैल्शियम जो बॉडी डिपॉजिट्स हैं वो डिप्लीट ना हो। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या आती है, रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं कैल्शियम ओवरडोज की वजह से। और जो एकदम से हम कैल्शियम बढ़ाते हैं डाइट के अंदर 16वें हफ्ते में, तो उससे वाटर इनटेक भी बढ़ता है, और वो वाटर इनटेक थ्रू आउट द एग साइकिल मतलब बढ़ा रहता है। तो जो हैंस या लेयर्स लेटर पे आप रख रहे हैं, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है डर्टी एग्स वगैरह की। तो वो ये 2 इशू हैं, इसके लिए पूरी अलग प्रेजेंटेशन चाहिए प्री लेयर डाइट के लिए। मैंने हालांकि फार्मूले में भी ये बताया है आपको, जो लेयर का फार्मूला बनाने का तरीका जो है उसमें प्री लेयर डाइट का ही एग्जांपल है उसमें। लेकिन आगे हम इसमें ना अलग देखेंगे कि प्री लेयर डाइट होती क्या है और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो कैल्शियम न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्ली कैल्शियम न्यूट्रिशन मतलब प्री लेइंग स्टेज में, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। 7वां इशू ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्टिकी वेट डर्टी लिटर। अगर लिटर उसका स्टिकी या डर्टी होगा तो एग भी डर्टी होंगे जो उस पर मतलब वो ले करेगी। तो वाटर ओवर कंजम्पशन, जब हम विस्कस चीज़ें यूज़ करते हैं फीड के अंदर, जैसे गेहूं है या ब्रान है, तो ये क्या करते हैं, पानी को होल्ड करके रखते हैं। तो पानी को होल्ड करके रखने से ये इवेपोरेट नहीं हो पाता है और वो वहीं गीला मतलब लिटर हो जाता है। अगर केज में हैं बर्ड्स, तो फिर वो और लिटर गीला है या ड्रॉपिंग्स गीली हैं उसमें, तो वहाँ फ्लाई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब मक्खियाँ वहाँ अंडे देने लगती हैं और लार्वा हो जाते हैं, तो मक्खियों का प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर डीप लिटर में हम उनसे रख रहे हैं तो डर्टी एग्स की प्रॉब्लम आती है। तो जो मॉइस्चर कंटेंट है ड्रॉपिंग्स का, उसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कई बार हेल्किनॉल वगैरह या ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं मॉइस्चर कंटेंट कम करने के लिए, मतलब इंटेस्टाइन को, या प्रोबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का। अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रॉपर है और प्रोटीन है, ये मेजर इश्यूज़ होते हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना पड़ता है। और फीड की विस्कोसिटी को कम किया जाता है कि हम ब्रान या ये जो ग्लूटेन टाइप के वो रहते हैं, गेहूं है, इसे हम कम यूज़ करें अगर उसकी प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ। या फिर एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है विस्कोसिटी कम करने के लिए। फिर फैटी लीवर सिंड्रोम ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जब हैन ओवर ईट करती है अपने डेली अलाउंस से, जितना उसके लिए रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा खाती है, और उसमें प्रोटीन अमाइनो एसिड का जो रेशो है वो भी प्रॉपर नहीं है, तो जो एक्सेस एनर्जी होती है ना फीड की, वो फैट के रूप में डिपॉजिट होती है बॉडी के अंदर। और एक्सेस फैट इन लीवर, जो ज़्यादा फैट होता है, क्योंकि लीवर ही फैट को मोबिलाइज़ करता है। यॉक जो है वो लीवर के अंदर ही बनती है, उसका सारा मटेरियल लीवर के अंदर बनता है। तो लीवर फैट को होल्ड करके रखता है, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ईजिली। अगर स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल ज़्यादा बन रहे हैं, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे हेमरेजेस होने लगते हैं उसमें। उसकी जो खून की नलियाँ होती हैं वो फट जाती हैं, और एक जर्नल लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हेल्थ भी उसकी डाउन हो जाएगी, लॉन्जिविटी कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अचानक से मॉर्टलिटी बढ़ने लगती है फैटी लीवर की वजह से। और आपको जब बर्ड को आप खोलेंगे तो आपको कुछ भी उसमें नज़र नहीं आएगा,
कोई प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, अंडे का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो ऐसे में फीड को रेस्ट्रिक्ट करना, उसे रोक लेना, वो भी कोई इजी नहीं है, क्योंकि सारी बर्ड तो ओवर कंज्यूम कर नहीं रही होती हैं, कुछ ही बर्ड होती हैं जो ओवर कंज्यूम करती हैं। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसमें क्या है मेन कि हमें एनर्जी प्रोटीन जो रेशो होता है उसे बैलेंस करना चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स एडिटिव को मिलाना चाहिए, जैसे कोलिन है, मिथ्योनिन है, इसे बढ़ा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो फ़ैट को मोबिलाइज़ करते हैं, या कार्निटिन है। तो ये सब चीज़ें फैटी लीवर में एक तो हमें आने नहीं देनी है वो प्रॉब्लम, एनर्जी प्रोटीन को बैलेंस करके रखना है। अगर आती भी है तो उसे एडिटिव से उसे सॉर्ट आउट करना है। यॉक का कलर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट वैल्यू रहती है इसकी। अगर वो कम है, फीका कलर है, मतलब कम येलो है, तो वो अनडिज़ायरेबल रहता है फ्रेश एग मार्केट के लिए। और अगर बिल्कुल रेड जैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका रंग गाढ़ा हो जाता है, तो वो भी सस्पिशियस रहता है। तो उसके बीच का एक रंग हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, तो नेचुरल या सिंथेटिक पिगमेंट यूज़ करके। आजकल जैसे मक्का महंगा हो गया, अगर मक्का यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर एग यॉक का कलर हमें मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज़ेंथोफिल्स होते हैं, नेचुरल पिगमेंट। लेकिन अगर आप बाजरा बेस्ड, चावल बेस्ड और DORB बेस्ड दाना बना रहे हैं, मक्का बहुत कम है, तो यॉक का कलर बहुत डाउन हो जाता है। तो उसमें हम नेचुरल या सिंथेटिक पिगमेंट यूज़ करते हैं। नेचुरल इंटेंस जो पिगमेंट्स रहते हैं, जैसे एनाटो है, ज़ेंथोफिल है, ये मतलब इन्हें यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहता है। ये कन्वेंशनली हमें मिल जाते हैं। तो नेचुरल यॉक कलर को इम्प्रूव करने के लिए वो यूज़ करना चाहिए। एक DSM का प्रोडक्ट भी आता है इसमें, नोवस का भी है प्रोडक्ट, तो उसका बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। केज लेयर फटीग, जो हाई प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स होती हैं, जो मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती हैं केज के अंदर, वो इस सिंड्रोम से कभी कभार मतलब उनमें ये देखने को मिलता है। ये जब देखने को मिलता है कि जब उनमें से कैल्शियम उनकी बोन्स में से और हड्डियों में से निकल जाता है, उनकी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से। मतलब अगर कैल्शियम आप प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, कैल्शियम फीडिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो बोन्स पोरस हो जाती हैं और रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिससे वो पैरालिसिस सा हो जाता है, पैरालाइज हो जाती है हैन, और वो फिर दाना नहीं खा पाती है, और मतलब उठ भी नहीं पाती है अपनी एक बार गिरने के बाद। जो दाना नहीं खाएगी तो फिर वो मर जाती है, प्रोडक्टिव नहीं रहती है। तो इसमें जो कैल्शियम का लेवल है, करेक्ट कैल्शियम लेवल इज़ रिक्वायर्ड इन दी प्री लेयर डाइट। मैंने आपको पहले भी प्री लेयर डाइट के बारे में बताया था, और ये जब आपकी समझ में आएगा जब आप कैल्शियम साइकिल को समझेंगे। किसी वीडियो में मैं बनाऊंगा कि कैल्शियम साइकिल किस तरीके से चलती है और काम करती है। तो केज लेयर फटीग एक इशू है जिसमें पैरालिसिस हो जाता है और मुर्गी एक तरीके से बिल्कुल मर जाती है, नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है। फिर उसके बाद 11वां इशू है कैल्शियम इज़ दी मोस्ट डिस्कस न्यूट्रिएंट। ये तो हम सब जानते हैं, जब भी लेयर न्यूट्रिशन की बात होती है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कैल्शियम होता है। इसमें डेली कैल्शियम साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है एग शेल के केसेस में, कि उसका सोर्स क्या है कैल्शियम का, उसकी रिसाइकलिंग कैसे होती है बोन्स के अंदर से। ये कैल्शियम न्यूट्रिशन के मतलब एक कॉर्नर स्टोन है जो कि समझने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑप्टिमम मतलब कैल्शियम की क्या सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसका साइज़, ग्रिट का साइज़ कितना है, और उसे सप्लीमेंट किस टाइम किया जा रहा है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं और ये एक डेलिकेट सब्जेक्ट है। कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस और विटामिन डी को ओवरलुक किया जाता है, जबकि ये कैल्शियम न्यूट्रिशन का पार्ट है। और विटामिन डी उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो बोन से मतलब हमें एब्जॉर्ब करना हो या फिर इंटेस्टाइन से। तो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन दोनों चीज़ों को, फॉस्फोरस और विटामिन डी को। इसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड बुक न्यूट्रिशन स्पेसिफिकेशन। जितनी भी कंपनीज़ हैं जो भी आपको लेयर हैन प्रोवाइड कर रही हैं, उनके अपने कुछ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड रहते हैं। तो वो आपको उस बुकलेट में या मैनुअल में वो न्यूट्रिशन बताते हैं कि इसको इस स्टेज में इतनी एनर्जी चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना कैल्शियम, इतना फॉस्फोरस,
विटामिन ये इतने होने चाहिए, तो वो हर चीज़ को बता के देती हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब साइंटिफिक है, लेकिन ये क्या रहता है ना कि ये एवरेज होते हैं। जितने भी बेस्ट एस्टिमेट हैं साइंटिफिकली अवेलेबल हैं या उनका एक्सपीरियंस है, तो उसके एवरेज होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड प्रेफर करते हैं कि अगर 2630 कैलोरी ग्रोअर में हमें देनी है, किलो कैलोरी पर केजी ऑफ फीड, तो हम इतना ही उसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जब तक आप अपना एक्सपीरियंस इसमें नहीं करेंगे और कंडीशन नहीं देखेंगे फार्म की, या वेदर, क्लाइमेट और इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक प्रॉपर या अच्छा राशन नहीं बनाया जा सकता। तो राशन का एक जो मेन फैक्टर है या थंब रूल ये है कि ये फार्म टू फार्म वेरी करता है। कोई भी एक फार्मूला हर जगह काम नहीं कर सकता और हर जगह चल नहीं सकता है, क्योंकि हर एक के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अलग अलग होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा केयरफुल होते हैं, कुछ केयरलेस होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मतलब स्टैंडर्ड तो एक हैं, लेकिन फार्मूले वो डिफ़र हो सकते हैं इंग्रेडिएंट के हिसाब से, एडिटिव्स के हिसाब से। तो ये चीज़ जो है मतलब न्यूट्रिशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो हालांकि लेयर न्यूट्रिशन जो हमने ये 12 पॉइंट डिस्कस किए हैं इस तक ही सीमित नहीं है, और ये लेकिन एक क्योंकि कॉमन इश्यूज़ हैं और ये एक अच्छी रेफरेंस लिस्ट है, यहाँ से शुरुआत की जा सकती है लेयर न्यूट्रिशन को या आपके यहाँ फीड को इम्प्रूव करने की। और जितने भी पॉइंट बताए गए हैं इसमें फ़र्दर एनालिसिस की ज़रूरत है। जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट इसमें काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसमें बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर channel and also visit our website aliveterinarianwisdom.com. Thank you.